हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन का दूसरा मतलब उसकी कंटिन्यूएशन में प्रोडक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। समझ रहे हो? इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादन फलन के बारे में यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में एक ब्रीफ बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो हम आज से पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन को निर्धारण करने वाले तत्व या डिटर्मिनेंट्स क्या कह सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू कोऑपरेट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन इट। द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन आर कॉल्ड इनपुट्स एंड प्रोड्यूस्ड इज आउटपुट। देखो, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग करना पड़ता है, मतलब कंपलसरी है। अगर एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, सारे रिसोर्सेज मतलब बनाना कुछ है, उसमें चीज़ें जो चाहिए वो है नहीं, साधन जो चाहिए वो है नहीं, या जो है वो सही से काम नहीं कर रहे, तो फिर वो प्रोडक्शन या उत्पादन हो नहीं सकता। ठीक है, उत्पादन करने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पढ़ते या आदाएँ कहते हैं। ठीक है, और जो उत्पादित होता है उसे उत्पाद या आउटपुट कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई, ये मैंने बताया ना क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो इनपुट्स चाहिए यानी पढ़ते या आदाएँ चाहिए, साधन चाहिए ना। दूसरा क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए ना, प्राविधिक स्थिति, मतलब कि क्या किस तरह की टेक्निक या इनोवेशंस, मशीनरियाँ, मतलब कैसी यांत्रिकीकरण किस तरह से है ना, वो सब। उसके बिना तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी बहुत तरह से हो सकती है, मैकेनिकल या रोबोटिक्स, या अब तो एआई आ गया है ना, एआई एमएल जैसी सिचुएशंस आ गई है। तो जो भी आप टेक्निक यूज़ करो वो भी ज़रूरत है, उसके बिना भी प्रोडक्शन, उससे भी फ़र्क पड़ता है उत्पादन के ऊपर। अजम्पशंस क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के, यानी क्या मान्यताएं रखी जाती है। बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर डिविजिबल। मतलब ये है इसका, डिविजिबल मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, यानी कि लेबर जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट की जा सकती है। आउटपुट भी 1 2 3 4 इस तरह काउंट की जा सकती है। आपको लगेगा कि 5 यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 लोग चाहिए, तो आप इसे काउंट कर सकते हो, टुकड़ों में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 यूनिट बनाने के लिए 5.5 लोग चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए, डिवाइड करने के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा एक यूनिट है और उसको आप हिस्सों में तोड़ ही नहीं पा रहे हो, कैसे उससे काम करवाओ, है ना। ज़मीन का हिस्सा भी होता है तो आपको ये बताया मतलब आप उसको इस तरह से बांटते हो कि यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पे वो काम होगा। ठीक है ना, तो टुकड़ों में करने योग्य होना चाहिए। अदरवाइज़ आप एक साथ लाइक पहाड़ से तो काम नहीं कर सकते ना। पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ा जाता है तब जाके उससे कुछ बनता है। घर बनाने में काम आता है तो पहाड़ नहीं आता, पत्थर आते हैं, टुकड़े छोटे छोटे उसके तोड़े हुए, काटे हुए। ठीक है, तो वो डिविजिबल होनी चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, हमारे सहूलियत के लिए हम 2 ही जो फैक्टर या 2 ही साधन जो है ना, उत्पादन साधन यूज़ करते हैं। एक तो श्रम और एक पूंजी, लेबर एंड कैपिटल। होते बहुत सारे हैं, सभी जो मैंने आपको शुरू में 4 बताए थे वो सभी होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सभी होते हैं। पर हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली हम ये मान्यता या असम्पशन रखा जाता है कि 2 ही हैं। ठीक है, चाहे वो लैंड और लेबर हो, चाहे कैपिटल और लेबर हो, चाहे कोई भी हो, पर 2 ही हो। फिर यहाँ पे जैसे लेबर और कैपिटल लिखा है तो आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ को एकदम परफेक्टली मतलब जैसे मैं हूँ और आप हो, ठीक है, तो मैं आपका वो काम तो जानती हूँ जो आप करते हो, मैं आपकी जगह आ तो सकती हूँ, लेकिन क्या मैं एग्जैक्टली वही काम कर सकती हूँ जिस तरह से या जो काम आप करते हो। तो मतलब एकदम बराबर एक जैसा परफेक्ट तो कोई नहीं होता, थोड़ा फ़र्क सब में आता है। चाहे वो चीज़ें उसको भी आती है, वो सेम चीज़ें, सेम क्वालिफिकेशन सबके पास है, लेकिन फिर भी फ़र्क आता है।
कांस्टेंट टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी प्राविधिकी या मतलब स्थिति है, परिस्थिति है, वो सेम रहती है, उसमें फ़र्क नहीं आता है। मतलब आपके पास है टेक्नोलॉजी और वो वही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस टाइम पे काम कर रहे हो नई टेक्नोलॉजी आ गई और अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो फिर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जो मैं कह रही हूँ ना, जब भी अजम्पशन या मान्यताओं की बात आती है तो इसका अगर आपको कुछ भी ना ध्यान हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो, सब चीज़ों को स्थिर या कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर बदल जाए चीज़ें तो फिर तो वो इम्प्रूव होना ही है ना। कुछ चीज़ें अगर सुधरने के लिए जब गई है तो वो तो इम्प्रूव करेगी प्रोडक्शन को या किसी भी चीज़ को, लेकिन हमें ये मानना है कि क्योंकि हमें प्रोडक्ट का अभी के एट प्रेजेंट एक सही रिज़ल्ट बताना है कि इस हालात में रहते हुए ये सिचुएशन हो सकती है, तो हम आगे की बात अच्छा तो होना ही है या बुरी टाइम आए तो बुरा तो होना ही है, लेकिन एक स्थिर समय में पानी का बहाव अगर जब स्थिर होता है ना तब नापा जा सकता है कि कैसा क्या है। अगर उछाल आए पानी के अंदर तो नाव नहीं चल सकती उस पर, और आप अंदाज़ नहीं लगा सकते कि कितनी गहराई में हो आप। इसलिए कोई भी जब भी किसी मतलब लॉ को पढ़ते हो या किसी चीज़ को, तो उसकी मान्यताएं ज़रूर रखी जाती हैं। जैसे आप मैथ्स में करते थे लेट एक्स, है ना, या मान लीजिए कि ये एक्स है, तो क्या मानना है, मतलब इसलिए ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक प्रेडिक्ट करने जैसा हो। फिर है इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट रन। ये मैंने इनिशियली बता दिया कि शुरुआत जब अल्पकाल हो या शॉर्ट रन हो तब आप जो है अपने साधनों की जो सप्लाई है या आपूर्ति है वो बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स ही होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी एक फैक्टर को आप चेंज करते हो, बाकी सब कांस्टेंट या स्थिर रखते हो, क्योंकि आपके पास उतनी सप्लाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर वही दीर्घकाल हो या लॉन्ग रन हो तब सप्लाई इलास्टिक होती है, यानी परिवर्तनशील हो सकती है, उसमें लोच हो सकती है। प्रोड्यूसर इज़ रैशनल, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो विवेकशील है, जो उत्पादक है उसमें दिमाग है इतना, उसे पता है कि कहाँ वो चीज़ को कैसे लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे दिमाग कुछ ठिकाने पे है नहीं, किधर भी कुछ भी लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसको समझ है कि वो क्या कर रहा है। द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ लिमिटेड टू सर्टेन टाइम पीरियड। ये मैंने आपको पहले कहा था कि एक फ़िक्स पीरियड के लिए ही हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम सभी चीज़ों को स्थिर या कांस्टेंट मानते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह को, क्योंकि अगर हम ऐसे बदलते वक्त में देखेंगे तो हम सही से मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। ये सेम वही लिखा है, आप पॉज करके अपने नोट्स में डाउन मतलब राइट डाउन कर सकते हो, है ना। अब देखो, मैंने अल्पकाल की बात शुरुआत करनी है पहले। तो इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कुछ साधन मतलब एक को हम परिवर्तनशील मानते हैं, बाकी सब मतलब स्थिर हैं यानी फिक्स है। लॉन्ग रन होगा, लंबा टाइम होगा, तो हम सभी चीज़ों को परिवर्तनशील रखेंगे यानी वेरिएबल रखेंगे। वो बार बार रिपीट हो रही है वही चीज़, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है शॉर्ट रन में तो आप लेबर यानी श्रम बढ़ाओगे और बाकी चीज़ें फिक्स रहेगी, ओके। और आउटपुट मतलब लॉन्ग रन में सब कुछ जिस सब में लोच होती है यानी इलास्टिक होता है, तो आप सभी चीज़ों को बढ़ा के कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स। नाम तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे कि शॉर्ट रन में क्या क्या नाम बोले जा सकते हैं, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स भी उसका एक नाम है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एक नाम की जगह दूसरा नाम बदल के पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन क्योंकि हमें पता सब है, लेकिन अगर हमें सारे नाम नहीं पता तो हम गलत या तो छोड़ के आएंगे कि पता ही क्या है ये। ट्रेडिशनली क्या होता था भाई, शॉर्ट रन मैंने आपको उस दिन टेबल के थ्रू बताया था कि एक फ़िक्स चीज़ है, उसमें आप बढ़ाए जा रहे हो तो पहले तो कुछ इम्प्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा, फिर एक डिक्रीजिंग सी सिचुएशन आएगी मार्जिनल यानी सीमांत उपयोगिता में या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता जो है या उत्पादन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, फिर नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो
ये जो होता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। ये मार्शल जो है, प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने शुरुआत में ये जो नियम लगाया था कि जैसे जैसे एडिशनल कोई चीज़ें लगाते हैं वो अपनी उसका रिज़ल्ट जो है कम ही आता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। ये सबसे पहले अप्लाई किया था उन्होंने कृषि में, एग्रीकल्चर में, कि जैसे खेत में शुरू में अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो ज़मीन में अभी और गुंजाइश है कि और लोग काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ज़्यादा लोग बढ़ने लगते हैं तो वो एक्स्ट्रा लोग काम, टोटल तो बढ़ रहा है लेकिन जो एक्स्ट्रा एडिशन करने पर जो काम हो रहा है उसका लेवल कम हो रहा है, और एक हो जाएगा जब पे इक्वल होगा कि जितना कर रहे हैं उतना ही एक्स्ट्रा मतलब लेबर लगाया जा रहा है उतना ही काम हो रहा है, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो वो एग्रीकल्चर पे दिखा था उन्होंने, पहले कृषि पे। ये मतलब परंपरागत या ट्रेडिशनल ये ऐसे हुआ था। बाद में क्या हुआ, जो मॉडर्न या आधुनिक स्वरूप इसका बदला गया और इसमें ये बोला गया कि ये सिर्फ कृषि में नहीं, ये सभी चीज़ों पे लागू होता है कि आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा लोग लगाते जाते हो या एक्स्ट्रा साधन उपयोग में लाते हो किसी एक स्थिर साधन के ऊपर, तो वो प्रोडक्शन गिरना ही है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम जैसे मैंने कहा वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या सारे जितने भी नाम हैं वो सब इसी के हैं, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी उसी का नाम है। जनरली आपसे यही पूछा जाता है, इसी नाम से पूछा जाता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताओ, बाकी सभी भी इसी के ही नाम हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसके भी वही मान्यताएं तो सेम ही है। टेक्नोलॉजी मतलब उत्पादन तकनीक में कोई सुधार नहीं है, उत्पादन साधनों का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन तथा दूसरे साधनों से संयोग संभव है। साधनों की सभी इकाइयां समान और पूंजी स्थिर होनी चाहिए, मतलब जो भी है इकाइयां हैं आपकी वो एक जैसी हो, उसमें मतलब आप, मैंने कहा ना, कांस्टेंट या एक जैसा ही मान के चलते हो, ठीक है, तभी जाके कोई रिजल्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है। मैं कह रही हूँ ना, आप अगर आपका माइंड अभी स्टेबल नहीं हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, तो आप ना तो आंसर ढंग से लिख पाओगे, ना आप अच्छे से सोच पाओगे। आप सोच सभी अच्छा सकते हो जब आप एकदम शांत दिमाग से सोच रहे हो, या जो भी अगर आपको लगता है कि नहीं आप तो कभी भी सोच सकते हो, तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, कुछ ना कुछ भूलोगे। तो वही अजम्पशंस भी वही कहते हैं कि सब कुछ स्थिर मान के चलो, कुछ नहीं भी याद आ रहा हो तब ये ट्रिक कराना कि सब कुछ एक जैसा होमोजीनियस कांस्टेंट फिक्स ऐसी चीज़ें ही आती हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के कुछ स्थिर साधनों के साथ उत्पादन की एक परिवर्तन, ये मैंने शुरू से एक ही बात कही है आपको कि बाकी फिक्स फैक्टर के साथ एक फैक्टर को आप बदलते रहते हो ताकि आउटपुट बढ़ाया जा सके। तो इस सब में क्या होता है, पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, सीमांत उत्पादन जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे, और बाद में मतलब कांस्टेंट और देन नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे टीपी देखो आप, पहले देखो नंबर ऑफ़ वर्कर कितने हैं, बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, मतलब लैंड है, एक ज़मीन है, उस पर लेबर जो लगाए जा रहे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 लेबर लगा दी। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, 24 24 72 138 इस तरह से बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है ये आप देखो, 528 यानी 8 पॉइंट तक बढ़ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि 8 पॉइंट तक बढ़ रहा है, कैसे, आप मार्जिनल को देखो, मार्जिनल पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 6th यूनिट पे देखो आप, 6th यूनिट पे आपका 5th पे था उतना का उतना ही है, यानी पहले इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा था, यानी आप जितने भी साधन लगा रहे थे वो आपको बढ़ा के अपना इंक्रीज़ करके रिटर्न दे रहा था, जितना लगा रहे थे उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, ठीक है। 5वीं यूनिट जब आपने लगाई, 5वां श्रम जब आपने लगाया और 6ठा जब लगाया, तो वो सेम ही है, कोई फ़र्क ही नहीं आया, मतलब जो काम कर रहा था उसने कुछ ज़्यादा आपको आउटपुट दिया नहीं, जो लगाया उतना ही, जो पहले था मतलब वही है, पहले वाला और अब वाले में कोई फ़र्क नहीं आया लगाने से भी। फिर 7th और 8th लगाया, तो 7th में बढ़ा लेकिन उतना नहीं, 84 के कंपैरिजन में कम हुआ है,
एक एक्स्ट्रा लगाया लेकिन काम जो है आपको कम मिला। फिर 8 में और कम हुआ, 9 में और कम हुआ, 10 में और कम हुआ, 11 में तो नेगेटिव ऋणात्मक हो गया, 12 में और ऋणात्मक हो गया। तो मतलब तो काम करना बेवकूफ़ी है, मतलब किसी और लेबर को लगाना तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। अब जितना जितना वो MP दे रहा है ना, उसको आप देखो TP में क्या हो रहा है, उतना ऐड हो रहा है। 300 में 84 जोड़ा तो 384 हुआ। अब 384 में 84 जोड़ा, यानी एडिशन कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो ही है। 84 में 81 माइनस करोगे तो क्या होगा, 84 में से 84 माइनस करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब एडिशनल तो कुछ नहीं हुआ, तो कांस्टेंट वाली स्टेज आ गई। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, 84 से 78 माइनस करोगे तो क्या होगा, उतना ही एडिशन हुआ। और वो आप देख लो 784 में 78 जोड़ो, 7वीं यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 462। उसमें 66 यानी और कम जुड़ रहा है, 528, उसमें और कम जुड़ रहा है, 48 ही जुड़ा, 576। इस तरह से फिर नीचे देखो 11वीं यूनिट पे जो 600 था 10वीं यूनिट पे, उसमें से 6 कम हो गए। फिर 594 में और 42 कम हो गए, इस तरह से। तो ये स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। एवरेज प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको कि टोटल को डिवाइड कर दो लेबर से। 24 को 1 से किया, फिर 72 को 2 से किया, 138 को 3 से किया, 216 को 4 से किया। इस तरह से आप डिवाइड करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। इसमें नोटिस करना कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है लेकिन एवरेज नहीं हो रहा है। तो आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है, औसत कभी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे प्रोडक्शन से या रेवेन्यू से या कॉस्ट से, किसी भी मतलब लागत से या आय से, किसी भी मतलब तरीके से पूछा जाए, वो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग और नेगेटिव किस किस को बोलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP, क्या संबंध है उनके बीच में। पहले क्या होगा, एक सेकंड रुको, मैं आपको ये ग्राफ दिखाती हूँ। इस ग्राफ को देखो या कर्व को देखो, ऊपर TP का कर्व है, नीचे MP और AP का कर्व है। ठीक है, तो पहले MP बढ़ रहा है, पहले MP बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो TP उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर MP थोड़ा कम कम बढ़ रहा है तो TP भी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट पे बढ़ रहा है। फिर एक जगह जाके MP ज़ीरो हो गया, ज़ीरो एज इन उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, जितना पहले आ रहा था उतना ही आया, तो एडिशनल प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, तो TP का फिर वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। फिर एक MP ज़ीरो हो गया, मतलब वो बताया था ना मैंने, तो TP हाईएस्ट हो गया। भाई MP अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, TP अब बढ़ेगा तो वो नेगेटिव होगा, बढ़ेगा ही नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट। पहले वो ज़्यादा स्पीड पे बढ़ रहा था, फिर वो MP की कम स्पीड पे बढ़ने लगा, फिर MP जब ज़ीरो हो गया तो अब TP हाईएस्ट हो गया, अब एडिशनल कुछ नहीं होगा, अब MP नेगेटिव जाएगा और TP गिरेगा। एवरेज देखो आप, एवरेज बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट होगा, फिर नीचे गिरेगा, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेज कहाँ ख़त्म हुआ, जहाँ MP और AP इक्वल हुए, यानी MP गिर रहा है लेकिन AP का एवरेज प्रोडक्ट जो है, औसत उत्पादन जो है, वो अपने 0 पॉइंट पे आ गया, मतलब इससे अब वो गिरेगा अपने उसके हाईएस्ट जो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी, जो अधिकतम जो प्रोडक्शन औसत प्रोडक्शन हो सकता था, उत्पादन हो सकता था, वो हो चुका। वहीं पे आपका फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आपका सेकंड स्टेज शुरू होता है, जहाँ AP गिर रहा है, MP तो गिर ही रहा है। और फिर लास्ट थर्ड स्टेज कौन सी होती है, जब MP नेगेटिव होता है, MP मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है और TP गिर रहा होता है, वो थर्ड स्टेज होता है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे MP का मतलब इंक्रीजिंग यानी बढ़ती दर पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था ना, सीमांत उत्पादन, वो अपने मतलब मैक्सिमम हो चुका था, अब वो नेगेटिव दर पे आ गया, नेगेटिव दर से बढ़ेगा, यानी ऋणात्मक दर से बढ़ेगा। उस पॉइंट को, जो लास्ट पॉइंट है ना MP का हाईएस्ट इंक्रीजिंग का, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, बदलाव का जो बिंदु है वो वहाँ से आता है। ये आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब देखो आप यहाँ से, पहले जब MP और बढ़ रहा है ना, MP और AP दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन MP ज़्यादा बढ़ रहा है,
जब एमपी गिरने लगा तब एपी ज़्यादा बढ़ रहा है, दिख रहा है? एमपी ऊपर है कब? जब दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों घट रहे हैं ना, तब एपी ऊपर है, यानी एपी ज़्यादा है। अब आप यहाँ देखो, रिलेशन आपको यहाँ समझ आ जाएगा। पहले क्या होगा, टीपी इंक्रीज़ करेगा किसकी रेट पे? एमपी की बढ़ती रेट पे। फिर टीपी डिक्रीज़ करेगा क्योंकि एमपी गिर रहा है। फिर टीपी मैक्सिमम पे आ जाएगा क्योंकि एमपी ज़ीरो हो गया। फिर टीपी गिरेगा क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गया। अब एपी में देखो, जब एमपी दोनों बढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव है, तो एमपी एपी से बड़ा है। और सेकंड, जब एमपी और एपी बराबर है तो एपी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब इससे ज़्यादा एपी हो नहीं सकता, वहाँ से आपकी सेकंड स्टेज शुरू होती है। ठीक है। फिर थर्ड क्या होता है, जब आपका मतलब गिर रहे होते हैं ना दोनों, तब आपका एपी बड़ा होता है। और एमपी, मतलब ये लास्ट पॉइंट है कि एमपी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपी क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, धनात्मक ही रहता है। ठीक है, वो ऋणात्मक होता ही नहीं है। एमपी सब कुछ हो सकता है। इसके 3 स्टेजेस, जो 3 अवस्थाएं थी, वो मैंने आपको बता दी कि कहाँ फर्स्ट स्टेज आता है, कहाँ सेकंड स्टेज आता है। ये आप इसको देखो, पॉज करके देख सकते हो। ये इसमें सब कुछ लिखा है कि कहाँ, और वही साधन जो है, इसको अच्छे से लिखना है आपको एग्ज़ाम में, कहाँ नेगेटिव स्टेज आती है, कहाँ थर्ड स्टेज होती है। ठीक है। अब इसमें पूछते हैं आपसे जनरली कि आपकी बेस्ट स्टेज कौन सी है, आपको कहाँ तक काम करना चाहिए, एक उत्पादक को कितने लेवल तक काम करना चाहिए। तो कहते हैं कि आपको सेकंड स्टेज तक काम करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि खाली पड़ा है सब कुछ, और आपका जो स्थिर साधन है ना, उसमें अभी यूज़ करने के लिए सिचुएशन है, गुंजाइश है, इसलिए आप अभी और वेरिएबल या परिवर्तनशील साधन लगाओगे ना तो उत्पादन बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेज की सिचुएशन ये है। लेकिन सेकंड स्टेज में आपका कंप्लीट हो जाता है, उसका जितना यूज़ करना है वो हो जाता है। थर्ड स्टेज में तो उल्टा काम होने लग जाता है। ठीक है, इसलिए हमें सेकंड स्टेज को यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो स्थिर साधन है ना वो ज़्यादा होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि स्थिर साधन पड़े हैं, अनयूज्ड है, उसको अभी यूज़ करना बाकी है, इसलिए आपको आगे काम करना चाहिए। मतलब आपको अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल सकता है, तो काम को रोक क्यों रहे हो। ठीक है, सेकंड में आपको पूरी ढंग से यूज़ हो जाता है। थर्ड में फिर वो आपका जो वेरिएबल है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, अब परिवर्तनशील साधन ज़्यादा हो गए हैं स्थिर साधन के अनुपात में, इसलिए अब आपका काम नेगेटिव हो रहा है, यानी ऋणात्मक हो रहा है, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो इस सब में वही लिखा है कि कोई किसी का परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, पूर्ण स्थानापन्न पॉसिबल ही नहीं है। ज़मीन जो है, भूमि जो है, वो उसकी सप्लाई स्टेबल होती है, वो तो सभी टाइम में, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, लैंड की सप्लाई बढ़ नहीं सकती, लेकिन शॉर्ट रन में तो बाकी चीज़ों की भी सप्लाई शॉर्ट होती है। ठीक है, कोई भी किसी का परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होता है। प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, वो सब साधन, तो ये चीज़ें क्या है, नेगेटिव, इसलिए वो ऋणात्मक हार्श नियम जो है वो इसलिए लगता है कि चीज़ें कम क्यों होने लग जाती हैं, बढ़ता क्यों नहीं है। एक्स्ट्रा लगाने पर एक्स्ट्रा ही आना चाहिए ना, वो इसलिए नहीं आता। ये 3-4 कारण हैं। अब लॉन्ग रन हम आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी आप इतना ही पढ़ें। थैंक यू। इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, कमेंट्स में अपने डाउट और क्वेरीज़ को पूछो। नेक्स्ट लेक्चर हम लॉन्ग रन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।